हेलो, नमस्ते एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द नोटबुक आइस एजुकेशन फॉर ऑल चैनल पे आप सभी का स्वागत है। द हिंदू के नए सेशन के साथ, नए टॉपिक्स के साथ आज फिर हम हाजिर हैं। सबसे पहले हम अपने इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स को देखेंगे, उसके बाद डीप जो एनालिसिस करेंगे सारे न्यूज़ का। तो आज जो न्यूज़ है, एक तो केजरीवाल जी को फिर से और 15 दिन की एक्सटेंशन मिल गई है और रिमांड पे भेजा गया है, तिहाड़ जेल चले गए हैं वो। तो एक पॉलिटिकल न्यूज़ देख लेंगे, ज्ञान व्यापी से रिलेटेड एक सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आई हुई है, उसको भी हम देख लेंगे। साथ के साथ आज बहुत ही कुछ इंटरेस्टिंग से जो एडिटोरियल्स आए हुए हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर के। लद्दाख में जो वांगड़ू जी हैं, जिन्होंने 3 इडियट्स में जो फुनसुक वांगड़ू जी थे, उन्होंने जो क्या किया था, 21 डेज का भी स्ट्राइक किया हुआ था। तो लद्दाख से रिलेटेड अभी एक मामला आया है। साथ के साथ में वो लद्दाख को 6ठी अनुसूची में जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो 6 शेड्यूल है उसमें शामिल करने की मांग कर रहे हैं। तो हम ये पूरा इशू भी देखेंगे, कंसर्न भी देखेंगे कि लद्दाख का क्या कंसर्न है। साथ के साथ हम 6 शेड्यूल जो कि हमारी 6ठी अनुसूची है उसमें क्या प्रोविजंस है और क्यों मांग उठ रही है, इसके बारे में भी देखेंगे। तो बहुत ही यूजफुल आज का सेशन रहने वाला है। आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमने अपनी पीपीटी तैयार की है। चलिए शुरू करते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी आज के न्यूज़ हैं उससे रिलेटेड जो भी हिस्ट्री है उसको हम देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं आज के हमारे इंपॉर्टेंट की हाइलाइट्स क्या हैं। तो सबसे पहले तो केजरीवाल सेंट टू तिहाड़ जेल फॉर जुडिशियल कस्टडी। अप्रैल 15 तक के लिए केजरीवाल जी को फिर से जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। कुछ उन्होंने मांग की है, जैसे कि कुछ बुक्स वगैरह उनको पढ़नी है, तो वो कोर्ट से उन्होंने डिमांड की है, उसकी परमिशन मिल गई है। तो देखेंगे आप थोड़ी छोटी सी न्यूज़ क्या है ये। अगली न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट अलाउज हिंदू वर्शिप टू कंटिन्यू इनसाइड ज्ञान व्यापी प्रेमाइसेस। देखिए, ज्ञान व्यापी परिसर में जो मुद्दा है वो काफ़ी टाइम से चल रहा है और अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर एक वर्डिक्ट दी है। तो देखेंगे, उसमें बात की गई है कि हिंदू भी वर्शिप करेंगे, यानी कि अपना पूजा पाठ एक जगह पे करेंगे। साथ के साथ में जो अभी तक रिचुअल्स उस मस्जिद में फॉलो हो रहे हैं मुस्लिमों के द्वारा, वो भी साथ के साथ में चलते रहेंगे। अगली हमारी हाईलाइट क्या है, हीट वेव कंडीशंस लाइकली ड्यूरिंग इलेक्शन। देखिए, हर टॉपिक जो कल भी मैंने बोला था कि अभी इलेक्शन ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहता है, लेकिन अभी आईएमडी की एक नई रिपोर्ट आई है, उसमें बोला गया है कि जो अप्रैल और मई वाला मंथ होने वाला है उसमें बहुत ज़्यादा ही क्या होने वाली है, हीट वेव अपना रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन को क्या किया गया है, पहले से वार्न किया गया है कि जो भी इलेक्शन कमीशन है, वोटिंग होने वाली है अप्रैल मई के मंथ में ही होने वाली है। तो जो सिक्योरिटी और सेफ्टी मेजर्स हैं लोगों के लिए, वो इसको ध्यान में रखते हुए, हीट वेव को ध्यान में रखते हुए लेने चाहिए। अगली हमारी हाईलाइट क्या है, ऑथर क्विट साहित्य एकेडमी सिटिंग पॉलिटिकल इंटरफेयर्स। ये एक साहित्य एकेडमी में जो एक व्यक्ति थे, रामकृष्ण जी, उन्होंने पॉलिटिकल ज़्यादा उसके ऊपर प्रभाव होने की वजह से साहित्य एकेडमी को अभी क्या कर दिया है, क्विट कर दिया है, रिजिग्नेशन दे दिया है। तो छोटी सी ऐसी पॉलिटिकल न्यूज़ से रिलेटेड है। अगली हमारी न्यूज़ क्या है, माइक्रो फाइनेंस लोन्स ग्रो 21% टू 3.9 लाख करोड़। उसके बाद हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है, एडिटोरियल है, वो क्या है, पीएमएलए एक्ट के ऊपर, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, यानी कि धन शोधन को रोकने के लिए जो एक्ट बना हुआ है उसके क्या पॉजिटिव नेगेटिव्स हैं उसके बारे में बात की गई है और ये आज के दिन में कितना हेल्पफुल है, कितने इसकी रिलेवेंस रह गई है, इसके बारे में ये पूरा एक्ट बात करता है। तो एडिटोरियल में थोड़ी इसकी हिस्ट्री दी गई है कि कहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ है और उसके बाद इंडिया में इसकी क्या कंडीशन है उसके बारे में बात की गई है। तो हम देखेंगे इसको, ये आपके इकोनॉमी वाले सेक्शन में जो पेपर आता है उससे रिलेटेड होगा। अगली जो न्यूज़ है, एडिटोरियल है, वो क्या है, लद्दाख प्रोटेस्ट अ हंगर फॉर जस्टिस। देखिए, मैंने ये जो बात की स्टार्टिंग में कि लद्दाख में क्लाइमेट चेंज को लेकर के साथ साथ लद्दाख को 6 शेड्यूल में शामिल करने के लिए प्रोटेस्ट चल रहा है वहाँ पे। तो हम देखेंगे उसको क्या कंसर्न है, क्या क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड मुद्दे हैं, क्यों मांग हो रही है 6ठी अनुसूची में शामिल करने की, ये सारी चीज़ों को हम देखेंगे, बहुत ही अच्छे से देखेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक क्या है, अगला हमारा टॉपिक है, टीम लेड बाय पीआरएल अहमदाबाद फाइंड्स ओजोन इन जुपिटर मून। देखिए, जो जुपिटर है हमारा, वहाँ पर जो बृहस्पति है वहाँ पर क्या है, एक नए ओजोन लेयर की खोज की गई है। इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट थे इंटरनेशनल लेवल पे, साथ के साथ में कुछ इंडियन साइंटिस्ट भी थे इस रिसर्च में, और जुपिटर पे एक जो मून है उस पर ओजोन की खोज की गई है। तो इससे रिलेटेड है ओजोन की क्या उपयोगिता है और ये कितना यूज़फुल है, ये खोज कितनी काम की है हमारे लिए, इसके बारे में एक एडिटोरियल आया हुआ है। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में भी देख लेंगे। अगले हमारी न्यूज़ क्या है, राइज इन डिमांड ऑफ मनरेगा पॉइंट्स टू फेलियर गवर्नमेंट। ये कांग्रेस गवर्नमेंट ने बीजेपी गवर्नमेंट के ऊपर क्या है, कुछ एलिगेशंस लगाए हैं मनरेगा के रिगार्डिंग की। उसमें बात की गई है कि अगर जो मनरेगा में अगर राइज हो रहा है, यानी कि जॉब की मांग बढ़ रही है और जॉब सही से प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है, इट मीन्स कि ये गवर्नमेंट का फेलियर है कहीं ना कहीं। तो ये जो बात है वो तो पॉलिटिकल इशू है, लेकिन हम मनरेगा से रिलेटेड थोड़ा सा फैक्ट देख लेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में मनरेगा वगैरह स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं।
अगला हमारा क्या हाईलाइट है, एससी रेफर्स केरला गवर्नमेंट सूट टू नेट बोरोविंग कैप टू 5 जज बेंचेस। ये केरला गवर्नमेंट के साथ और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जो फाइनेंस वगैरह, जो वित्त वगैरह का लेन देन किया जाता है, उससे रिलेटेड एक मामला था कोर्ट में, तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अभी अपनी वर्डिक्ट दी है। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट लिंक है, ये साइंस से भी रिलेटेड हो सकता है आपके। इसमें क्या बात की गई है, हवाना सिंड्रोम के बारे में बात की गई है। तो हवाना सिंड्रोम लिंक्ड टू रशियन इंटेलिजेंस रिपोर्ट कहती है, ये यूएस की एक रिपोर्ट आई है जिसमें बोला गया है कि रशिया ने क्या किया है, हवाना सिंड्रोम का यूज़ किया है। अब ये हवाना सिंड्रोम क्या होता है, आपके जीएस में साइंस का जो सेक्शन आता है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हो सकती है, तो इससे आपके प्रश्न बन सकते हैं। और रशिया यूक्रेन वॉर तो काफ़ी टाइम से चल ही रहा है, तो हम इसको बहुत अच्छे से देखेंगे, साइंस से रिलेटेड ही है। अगली हमारी क्या न्यूज़ है, डेप्थ ट्रेड बैरियर्स पॉलिसी रिस्क विल शो एशिया 2024 ग्रोथ। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि एशिया वाला जो रीजन है वो वहाँ पर क्या हो रहा है, ग्रोथ तो देखी जा रही है, लेकिन क्या हो रहा है, वो जो ग्रोथ है बाकी कंट्रीज़ की तुलना में क्या है, बहुत ही कम है। तो पोस्ट पेंडेमिक यानी कि जब कोविड ख़त्म हुआ है उसके बाद से जो एशिया वाले रीजन में ग्रोथ देखी गई है, वो अगर हम यूएसए और अदर कंट्रीज से तुलना करें तो उसमें कमी देखी गई है। ये वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है और साथ में इसमें बताया गया है कि क्या ऐसे रीजन्स है जिसकी वजह से ये कमी आई है। तो हम इन न्यूज़ को बहुत ही अच्छे से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सबसे पहले टॉपिक के साथ में। पहला टॉपिक क्या है कि केजरीवाल जी को क्या किया गया है, 15 दिन के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। तो 15 दिन की फिर से इनको रिमांड पे ले लिया गया है केजरीवाल जी को अप्रैल 15 तक के लिए। और इन्होंने क्या है, जेल में कुछ मांग की है, जैसे कि ये मुझे लगता है कि ये इंसान एक हिस्ट्री क्रिएट करेगा इन फ्यूचर, क्योंकि इन्होंने जो मांग की है वो कहीं ना कहीं जैसे फ्रीडम मूवमेंट के टाइम, फ्रीडम फाइटिंग मूवमेंट के टाइम पे क्या होता था कि बाल गंगाधर तिलक जी जेल में गए तो उन्होंने गीता रहस्य लिख डाली। तो बहुत सारे पॉलिटिकल जो लोग थे उस टाइम पे जो जेल में गए, कुछ बुक्स पढ़ते थे, कुछ बुक्स लिख दिए, और केजरीवाल जी ने भी कुछ ऐसी डिमांड की है। उन्होंने 3 बुक्स की डिमांड की है। इंटरेस्टिंग है, 3 बुक्स कौन कौन सी है, एक तो भगवत गीता, दूसरी है रामायण और तीसरी है हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइडेड। इन 3 बुक्स को पढ़ने की इन्होंने डिमांड की थी कोर्ट से, और कोर्ट ने इनको फुलफिल कर दिया है। साथ के साथ कुछ स्पेशल डाइट वगैरह से रिलेटेड भी इन्होंने बात की थी। फिलहाल ये सीएम तो बने ही हुए हैं अभी, और 15 दिन की रिमांड पर भेजे गए हैं, और 15 दिन इनके जुडिशियल कस्टडी में रखा जाएगा। और मनी लॉन्ड्रिंग वाला जो भी मामला है उसमें फिर और ज़्यादा ही इन्वेस्टिगेशन होगी इसमें। तो कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग सी न्यूज़ थी ये। केजरीवाल जी हमारे आम आदमी पार्टी के इतने बड़े नेता हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, इसलिए हमने देख लिया, फ्रंट पेज पे है ये न्यूज़। दूसरी हमारी न्यूज़ जो ज्ञान व्यापीठ मंदिर मस्जिद से लेकर के, तो ये न्यूज़ बहुत पुरानी है, बहुत टाइम से चल रही है। अभी बस थोड़ा सा हमारे अवेयरनेस के लिए क्या इंपॉर्टेंट इसमें आ गया है कि जो कोर्ट है उन्होंने बोला है कि जो हिंदू वर्शिप को फॉलो करते हैं वो भी वहाँ पर जाएं, पूजा पाठ करें, और जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो भी वहाँ पर जाए और अपनी नमाज अदा करे। जो भी एरिया है वहाँ पर, जैसे कि जो एरिया हिंदुओं के लिए अलॉट हुआ है, या जहाँ पर शिव भगवान की या जो भी हिंदू से रिलेटेड भगवान जो भी हैं, जितने भी गॉड हैं, उनके रिगार्डिंग जो भी वहाँ पे संबंध मिले हैं कि हाँ यहाँ पर हिंदू टेम्पल हुआ करता था, तो उस एरिया में जा कर के हिंदू अपनी पूजा पाठ करे। जहाँ पर पहले से मस्जिद बनी हुई है, जहाँ पे लोग मुस्लिम कम्युनिटी नमाज अदा करती है, तो वहाँ जाके वो नमाज अदा करे। जो वजू वाला, जहाँ पर वजू होता है उनका, और जो शिवलिंग वाला एरिया है जिसके नीचे कुछ जो जहाँ से फाउंटेन निकल रहा है ज्ञानव्यापी में, और जहाँ पर नीचे उसके नीचे शिवलिंग होने की बात की गई है, उस एरिया को अभी भी सर्विलांस में रखा गया है। उसको अभी भी इन्वेस्टिगेशन वाले मोड में रखा गया है कि उस पर अभी आगे इन्वेस्टिगेट करके फिर उस पर कोर्ट कुछ जजमेंट देगी। लेकिन फिलहाल दोनों कम्युनिटीज़ को बोला गया है कि शांति बनाए रखें और दोनों अपने अपने जो भी धर्म है, जो भी रिचुअल्स हैं, उसको जा करके वहाँ पर परफॉर्म करें। तो ये छोटी सी एक न्यूज़ है। अब जो तीसरा हमारा न्यूज़ है वो इलेक्शन कमीशन और साथ के साथ आईएमडी से रिलेटेड है। इसको बस ओवरव्यू देख लेते हैं। ओवरव्यू क्या है कि आईएमडी जो है उसने बात की है कि अगले जो अप्रैल और मई होने वाली है, इस अप्रैल और मई में क्या होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा हीट वेव होने वाली है। हीट वेव क्या होती है, जब टेम्परेचर मोर देन 45 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाता है, 45 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ जाता है, या नॉर्मल डेज़ में जिस एरिया में टेम्परेचर उस नॉर्मल डेज़ की अपेक्षा 4 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है, तो उस एरिया में हीट वेव को बोला जाता है। मतलब कि क्या है, मान लीजिए किसी एरिया में टेम्परेचर, जो एवरेज टेम्परेचर था वो 24 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहता था नॉर्मल गर्मियों के दिनों में या नॉर्मल डेज़ में। लेकिन अब क्या हो गया कि 2 दिनों से क्या हो रहा है, अगर उस रीजन में टेम्परेचर में 5 यानी कि 4 से 5
डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हो गई है तो फिर क्या बोला जाता है कि वहाँ पर हीट वेव कंडीशन हो गई है। तो ये जो कंडीशन है मतलब कि नॉर्मल टेम्परेचर से 4-5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का बढ़ जाना लगातार 2 दिनों तक, तो हीट वेव वाली कंडीशन इसको मानी जाती है। अभी जो बात की गई है IMD के द्वारा उसमें बोला गया है कि पहले जो होता था कि नॉर्मल जब पहले अप्रैल मई का महीना होता था तो उसमें ये जो हीट वेव वाली कंडीशन 4 से 5 दिनों की रहती थी, मतलब 4 से 5 दिन ऐसे होते थे जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर क्या होता था, बढ़ जाता था। लेकिन इस बार जो ऐसा होने वाला है कि ये जो दिन है वो बढ़ करके डबल होने वाले हैं, यानी कि 8 to 9 डेज़ का क्या रहने वाला है, हीट वेव वाली कंडीशन रहने वाली है। तो IMD ने बोला है इलेक्शन कमीशन को कि चूँकि अभी अप्रैल मई के महीने में ही चुनाव होने वाले हैं और उस समय में क्या होगा, हीट वेव जो अपने पीक पर रहेगा, तो हो सकता है कि जो मतदाता जा रहे हैं, वोटर्स जा रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो उससे और हेल्थ इश्यूज़ हो, साथ के साथ में डेथ वगैरह भी होती रहती हैं, जो लू लग जाती है इन जो पूरे नॉर्थ इंडिया वाले रीजन में, चाहे वो पूरे इंडियन रीजन में जब गर्मियों में बहुत ज़्यादा तेज़ जब गर्म हवाएं चलती है तो उसको लू कहते हैं। तो लू लगने की वजह से कई सारी जानें जाती हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए IMD ने इलेक्शन कमीशन को बोला है कि आपको एक सेफ्टी और प्रिकॉशन मेजर लेकर के चलना है। साथ के साथ इलेक्शन कमीशन ने भी अपने जितने भी एरिया हैं जहां पर इलेक्शंस होने वाले हैं वहां पर कुछ एडवाइजरीज जारी की हैं कि जो लोग वोटिंग देने जाएं वो अपने हाइड्रेशन का ध्यान रखें, महिलाएं बच्चों को लेकर के ना जाएं। तो इस तरीके की कंडीशन है। तो IMD एक बहुत ही अच्छा काम कर रही है। जनरली हमारे यहाँ क्या होता है कि हमें पता होता है कि इस एरिया में बाढ़ आने वाली है, हमें पता होता है कि हर साल इस एरिया में बाढ़ आने वाली होती है, लेकिन फिर भी जो गवर्नमेंट होती है या फिर जो भी प्रशासनिक लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते और बाढ़ आता है और फिर वही सी भयावह कंडीशन होती है। हर साल पता होता है कि बिहार के कोसी वाले रीजन में कोसी नदी में बाढ़ आनी ही आनी है और वहाँ के लोगों को अफेक्ट होना ही होना है, लेकिन उसके लिए मेजर सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं लिए जाते। पर IMD है ये बहुत ही अच्छा काम कर रही है एक तरीके से देखा जाए तो, और उन्होंने पहले ही बता दिया है कि ऐसी कंडीशन होने वाली है। साथ के साथ इलेक्शन कमीशन भी इसको ध्यान में रखेगी, ऐसी हम उम्मीद रखते हैं। तो ये कोई अवेयरनेस के लिए एक न्यूज़ थी। अगली ये जो न्यूज़ है वो ये है कि श्री राधा कृष्णा जी हैं, ये साहित्य अकेडमी के क्या हैं, अभी फ़िलहाल मेंबर हैं और उन्होंने क्या किया है, कुछ इनके पॉलिटिकल पर्सनल इश्यूज़ हो गए जिसकी वजह से अभी रिज़ाइन कर दिया है। इन्होंने बात की है कि इस साहित्य अकेडमी का कोई फंक्शन था जिसमें कि किसी नेता को बुलाया गया, ऐसे नेता को बुलाया गया है जिनका कोई भी कल्चरल हिस्ट्री नहीं है, जिनको कल्चर की लिटरेचर की बिल्कुल भी समझ नहीं है, और ऐसे नेता को यहाँ पर बुलाया गया। तो ये एक इनका पर्सनल कंसर्न है कि ऐसे लोगों को वहाँ पर बुलाया जाना चाहिए जो इनकी लिटरेचर की समझ अच्छी हो। तो इसके रिगार्डिंग ये थोड़ा सा इशू था जिसकी वजह से इन्होंने रिज़ाइन कर दिया। अब साहित्य अकादमी क्या आता है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कई बार तो हम क्या जानते हैं साहित्य अकादमी के बारे में, सबको मालूम होना चाहिए कि साहित्य अकादमी की स्थापना क्या हुई थी, 1954 में हुई थी। ये एक तरीके का क्वेश्चन बनता है। साथ के साथ ये टाइम पे क्या करते हैं, लिटरेचर वगैरह से संबंधित अपने काम करते हैं। जो भी अच्छा लिटरेचर होता है, चाहे वो इंग्लिश में हो, हिंदी में हो, चाहे 8वीं अनुसूची की जो भी 22 भाषाएँ हैं उसमें जितनी भी 22 भाषाओं की में जितने भी साहित्य लिखे जाते हैं उनसे रिगार्डिंग क्या करती हैं, साहित्य अकादमी जो है वो पुरस्कार टाइम पर देती होती है। तो साहित्य अकादमी क्या है, साहित्य को लेकर के आगे बढ़ने वाली एक संस्था है जिसकी स्थापना कब हुई है, 1954 में हुई है। और ये क्या करती है, लिटरेचर और जो लिटरेचर के फील्ड में है उन लोगों को सम्मान देने का काम करती है। तो ये हुई कुछ छोटी न्यूज़। अब चलते हैं हम अपने एडिटोरियल की तरफ और देख लेते हैं कि क्या आज इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स आए हुए हैं, उसका पूरा हम एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले एक न्यूज़ आई हुई है, एडिटोरियल है PMLA एक्ट, द PMLA अ लॉ ऑफ दैट हैज़ लॉस्ट इट्स वे। तो इसमें क्या बात की गई है कि सबसे पहले तो PMLA की कब शुरुआत हुई, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है वो इंडिया में 2002 में बना था और 2005 से ये लागू हुआ था। पहली बात तो ये। अब इस आर्टिकल में बताया गया है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो धन शोधन को रोकने के लिए, काले धन को जो गोरे धन में बदला जाता है, मतलब कि जो मनी लॉन्ड्रिंग वाला केस जो होता है उसके रिगार्डिंग उसको रोकने के लिए PMLA एक्ट आया था। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो यूनाइटेड नेशन और जो वहाँ पर पेरिस में एक्ट कन्वेंशन हुआ था 1989 में, और यहाँ पर जो FATF की स्थापना हुई थी। कल परसों हमने FATF के बारे में पढ़ा था। तो FATF की जब स्थापना हुई थी तो मेन रीज़न इसकी स्थापना का यही था कि जो धन शोधन है उसको रोका जाए, साथ के साथ आतंकवादी गतिविधियों में जो फंडिंग होती है उसको रोका जाए। तो जो यूनाइटेड नेशन है और उनके सभी सदस्यों ने मिलकर के 1989 में FATF की स्थापना की थी और उन्होंने कुछ चीज़ें उसमें जोड़ी थी कि क्या क्या ये FATF काम करेगी और
धन शोधन को कैसे रोका जाएगा। इसमें नारकोटिक्स डिपार्टमेंट जो है उसको भी साथ में लेकर के ये सारी चीज़ें बनी हुई थी। इसको ध्यान में रखते हुए जब 89 में ये FATF बना, उसके बाद में क्या हुआ, इसे एक स्पेशल सेशन रखा गया 1998 में, और क्या किया गया, काउंटरिंग वर्ल्ड ड्रग प्रॉब्लम्स टुगेदर। तो जब धन शोधन के साथ साथ जो ड्रग्स से, दवाओं से रिलेटेड जो भी मैटर्स थे, जो भी समस्याएं आ रही थी, इलीगल जो दवाओं का एक्सपोर्ट हो रहा था या फिर इम्पोर्ट हो रहा था, उसको भी 1998 में इसके साथ शामिल कर दिया गया। तो FATF का अब काम क्या हो गया, धन शोधन के साथ साथ दवाओं की खरीद फरोख्त जो इलीगली हो रही है उसको भी देखना हो गया। उसके बाद जब ये इंटरनेशनल लेवल पे ये सारी चीज़ें हुई तो इंडिया ने भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ किया कि हमारे यहाँ भी कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, और 2002 में क्या हुआ, PMLA एक्ट बना, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बना, यानी कि धन शोधन को रोकने के लिए, निवारक के लिए एक अधिनियम आया। 2005 में ये क्या हुआ, पूरी तरीके से लागू हुआ। इसमें क्या चीज़ें मेजर में रखी गई थी जब ये बना था, पहली बात तो इसमें IPC के कुछ जो भी धाराएं थी उसको क्या किया गया था, शामिल किया गया था, और कुछ ऐसे मामले थे जैसे कि इसमें बोला गया था कि अगर कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से किसी मामले में, धन शोधन संबंधी मामले में जुड़ा है तो भी, और अप्रत्यक्ष रूप से भी अगर वो किसी तरीके से लिंक उसका पाया जाता है तो भी उसको क्या किया जाएगा, इसके तहत क्या अपराधी माना जाएगा। तो PMLA एक्ट में ये बात की गई थी। साथ के साथ में क्या हुआ था, और भी बहुत सारे मेजर्स लिए गए थे, लेकिन क्या हुआ, समय के साथ साथ इसमें क्या हो गया, अब ये इतना रिलेवेंस रह नहीं गया है, इसके बारे में ये आर्टिकल बात करता है। साथ के साथ में इसके बेल प्रोविज़न की क्या बात होती है, द बेल प्रोविज़न ऑफ द PMLA एक्ट सेक्शन 45 is invested with a lot of political significance in present day in India. It was held unconstitutional by 2-judge bench on Supreme Court of India, Nikesh Tarachand Shah versus Union 2018, of violating Article 20, 14 and 21। तो नितेश ताराचंद जी का जो है, निकेश ताराचंद जी का केस आया था 2018 में, और उस समय में बात की गई थी कि इंडिया में अब PMLA एक्ट के लिए जो बेल वाला प्रोविज़न है वो क्या कर रहा है, बहुत ही पॉलिटिकली वो क्या हो गया है, इन्फ्लुएंस्ड हो गया है, और इस तरीके से क्या हो रहा है, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 का क्या हो रहा है, हनन हो रहा है। मतलब अगर गवर्नमेंट चाहे तो कुछ भी मामला लगा करके क्या कर रही है, गिरफ्तार कर ले रही है व्यक्तियों को। तो ये जो PMLA एक्ट है जिसके लिए इसको लाया गया था कि धन शोधन को रोका जाए, साथ के साथ में इलीगल काम को रोका जाए, अब कहीं ना कहीं ये अपने रिलेवेंस खोता जा रहा है, और इसका पॉलिटिकली जो सिग्निफिकेंस है वो बहुत ज़्यादा इसमें बढ़ गया है, जिसकी वजह से ये राजनीतिकरण बहुत ज़्यादा ही हो रहा है इस एक्ट में। तो ये पूरा एडिटोरियल तो थोड़ी बहुत जो भी ओवरव्यू की बात करता है, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो यहाँ से आपको एक निकेश ताराचंद शाह जी का एक केस मिला। ये जो आर्टिकल है वो आप इसको कहाँ पर कोट कर सकते हैं, आप इसको GS पेपर 2 में भी कोट कर सकते हैं, पॉलिटी वाले सेक्शन में, साथ के साथ में गवर्नेंस वाले सेक्शन में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर आपने निकेश ताराचंद शाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस 2018 वाला देखा। तो इसमें क्या बात की गई थी, PMLA के लिए बात की गई थी सारी, और PMLA एक्ट में जो भी प्रोविजंस थे उसको हमने देख लिया। तो यहाँ हमने देखा अपने एडिटोरियल में PMLA के बारे में। अब हम हमारे एग्ज़ाम के लिए जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से पूछे जा सकते हैं हम उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि आपने एक ओवरव्यू तो ले लिया कि क्या एडिटोरियल कह रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे नहीं, लेकिन हमारे लिए एग्जाम में PMLA से फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं प्रीलिम्स के रिगार्डिंग। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं PMLA के बारे में क्या है। धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA है ना, 2002 में आया, मैंने पहले ही बताया। काम क्या करता है, ये भी जो भी आय या लाभ है उसको जो गैर कानूनी तरीके से, इलीगल तरीके से जो भी आय कमाई जाती है उसको वैध बनाने के लिए लोग क्या करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का यूज़ करते हैं, काला बाजारी करते हैं। तो उसको रोकने के लिए इसको क्या किया गया है, आपराधिक कैटेगरी में शामिल किया गया और PMLA एक्ट लेकर आए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इसमें क्या मुख्य उद्देश्य रखे गए थे, अपराध से प्राप्त जो भी आय होगा उसको वैध बनाने से, उसको लीगलाइजेशन करने से रोकना, यानी कि कोई भी गैर कानूनी तरीके से जो भी पैसा कमाया गया है उसको लीगलाइज मनी में बदलने से रोकने के लिए PMLA एक्ट आया। इसमें क्या बोला गया कि जो भी लोग इसमें जुड़े होंगे, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे वो इनडायरेक्टली कहीं से उनका लिंकेज हो, क्या होगा, ये मनी लॉन्ड्रिंग के तहत उनको दंडित किया जाएगा। अभी जो केजरीवाल जी वाला मुद्दा चल रहा है वो भी कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड है, भ्रष्टाचार वाला मामला ही चल रहा है। जो लीकर वाला जो भी पॉलिसी आई थी दिल्ली गवर्नमेंट की और आबकारी जो भी मंत्रालय था उसमें जो भी लूप होल्स हुए उसकी वजह से अभी केजरीवाल जी को समन आया और वो जेल में भी हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग का क्या है, जो भी इसमें जुड़ा होगा उसको क्या करना है, इस एक्ट के थ्रू क्या करना है, दंडित करना है। ठीक है,
साथ के साथ में इसमें कुछ और प्रोविजंस को शामिल किया गया। इसके तहत अपराध किसको माना जाएगा, एक तो मनी लॉन्ड्रिंग को। अगर मनी लॉन्ड्रिंग की कोई साजिश कर रहा है, मतलब अभी उसको एग्जीक्यूट नहीं किया, सिर्फ प्लानिंग ही कर रहा है, तो अगर कोई व्यक्ति मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले की सहायता कर रहा है तो इस तरीके के 2-3 जो भी क्राइटेरियाज इसमें जोड़े गए ताकि उसको क्या किया जाए, अपराधीकरण किया जाए और ऐसे व्यक्तियों को दंड किया जाए जो इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए कौन कौन सी संस्थाएं काम करती हैं, तो एक तो बैंक है, दूसरी वित्तीय संस्थाएं, म्यूचुअल फंड्स, बैंक कंपनियां और मध्यस्थ, सभी लोग मिल करके क्या करते हैं, इसको रोकने के लिए काम करते हैं। तो पीएमएलए एक्ट से रिलेटेड जो भी थोड़ी बहुत जानकारी थी, इसमें एक दंड का प्रावधान भी है। सबसे पहले तो जो ईडी है और जो एफआईए यानी कि वित्तीय खुफिया इकाई है, ये सारी क्या करती हैं, पीएमएलए में जो भी लोग इन्वॉल्व होते हैं उनकी जांच करती है। तो ईडी और एफआईयू का फुल फॉर्म क्या है, वित्तीय खुफिया इकाई, ये सब मिल करके क्या करते हैं, जाँच करते हैं। इसमें दंड का कितना प्रावधान है, तो 3 से 7 साल की कैद और जुर्माना इसमें लगाया जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग में सहायता करने वाले व्यक्ति को भी 3 साल तक की कैद हो सकती है। तो ये कुछ मामले हैं, फैक्चुअल डाटा है जिससे क्या होता है, क्वेश्चन बनता है। बाकी सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हुई हैं कि इसका काम क्या है। इसका उद्देश्य यही है कि जो भी मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है उसको क्या किया जाए, रोका जाए। अब हम चलते हैं हमारे अगले बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ जो कि लद्दाख से रिलेटेड है। तो इसमें क्या मामला आया है कि लद्दाख में सबने 3 इडियट मूवी देखी होगी आई थिंक, और वहाँ पर जो फुनसुक वांगडू जी थे जिनके बारे में पूरी स्टोरी, पूरी फिल्म बेस्ड थी, तो वो हैं, उनका रियल नेम क्या है, सोनम वांगचुक, और वो कहाँ पर रहते हैं, लद्दाख में रहते हैं। और लद्दाख के अभी क्लाइमेटिकल जो भी चेंजेस हो रहे हैं और जो प्रभाव पड़ रहे हैं उसको लेकर के वो बहुत ज़्यादा डीप कंसर्न में है। अगर आप देखेंगे यूट्यूब वगैरह पे जा करके तो लगभग हज़ारों की, लाखों की संख्या में जो है लोग वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मतलब इतना शायद ही किसी स्टेट में हमने देखा होगा कि क्लाइमेट को लेकर के लोग इतने सजग हैं, इतने जागरूक हैं कि हज़ारों की संख्या में इस व्यक्ति के पीछे, सोनम वांगचुक के पीछे सारे लोग खड़े हुए हैं। और ये कंसर्न क्यों है, ये कंसर्न है एक बात तो कि जब 2019 में जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग किया गया तो इसको भी एक यूटी बना दिया गया। यूटी बनाने के बाद में क्या हुआ कि यूटी तो बन गया, लेकिन जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, पर जो लद्दाख है उसको कहीं ना कहीं ध्यान नहीं दिया गया, उसको थोड़ा सा एक्सक्लूडेड रखा गया। और क्या है यहाँ पर, अभी तक कोई भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी कोई भी संस्था नहीं है, साथ के साथ में कोई भी ऐसी अथॉरिटी, कोई भी ऐसा प्रतिनिधि नहीं है जो यहाँ की समस्याओं को क्या कर सके, जनता तक और बाकी देश के बाकी जनता तक, साथ के साथ सरकार तक पहुँचा सके। तो सोनम वांगचुक जी का पहला कंसर्न तो ये है कि लद्दाख अभी क्या हो रहा है, बिल्कुल बाइकआउट हो रहा है। देश के बाकी सारे रीजन्स पे ध्यान दिया जा रहा है लेकिन लद्दाख पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पहला कंसर्न तो इनका ये है। दूसरा कंसर्न इनका क्लाइमेट को लेकर के है, चूंकि लद्दाख जो है वो हमारे इंडिया का सबसे टॉप मोस्ट जो है, नॉर्दर्न मोस्ट अपना रीजन आता है। वहाँ पर बर्फ़ वगैरह, ज़्यादातर बर्फ़ फैली हुई है और वहाँ पर क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो है वो बर्फ़ पिघल रही है। और जब वो बर्फ़ पिघल रही है तो डेफिनेटली वहाँ के टेम्परेचर में तो जो चेंजेस आ ही रहे हैं, साथ के साथ में क्या हो रहा है, बाढ़ वगैरह की समस्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। साथ के साथ में जो बर्फ़ पिघलने की वजह से जो स्लाइड है, जो ग्लेशियल स्लाइड है, वो भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। यानी कि एक तरीके से जो बर्फ़ है वो बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत नंबर में कह लीजिए, वो नीचे खिसक के आ रही है। तो कहीं ना कहीं पूरे तरीके से ये जो मुद्दा है वो बहुत ही कंसर्न का इशू बना हुआ है लद्दाख के अंदर। और यहाँ पर यही सबकी मांग है कि जो भी कोई भी ऐसी अथॉरिटी वहाँ पर लद्दाख के लेवल पे होनी चाहिए, जो ऑटोनॉमस अथॉरिटी होनी चाहिए, जो क्या करे, लद्दाख से रिलेटेड सारे मुद्दों को देख सके। अभी फ़िलहाल इनका एक कंसर्न ये भी है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं वो लद्दाख को भी देख रहे हैं, तो वो लद्दाख के नहीं है। तो लद्दाख के जो रीज़न है, जो वहाँ के स्पेशलिटी है या जो भी लूप होल्स हैं, जो भी कमियाँ हैं रिसोर्सेज की, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर उनको अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। और कोई व्यक्ति अगर वहाँ की परिस्थितियों को नहीं समझ पाएगा तो उसको सही से टैकल नहीं कर पाएगा। तो जो सोनम वांगचुक है और पूरी लद्दाख की जनता है वो यही मांग कर रही है कि इसको क्या कर दिया जाए, 6 शेड्यूल में शामिल कर दिया जाए। तो 6 शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का जो 6वीं अनुसूची है वो क्या कहती है कि कोई भी राज्य जो 6 शेड्यूल में शामिल होगा उसके लिए क्या होगा, वहाँ पर एक ऑटोनॉमस संस्था होगी, यानी कि जो स्वायत्त शासी जो होगा, प्रशासन होगा, जो वहाँ के रीजनल मामलों को देखा करेगा। तो इसीलिए ये डिमांड कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम, ये 4 ऐसे मात्र राज्य हैं जो क्या है 6 शेड्यूल में शामिल हैं। तो अभी क्या हो रहा है, इन 4
स्टेट्स के साथ में मिज़ोरम के साथ में अब लद्दाख को भी शामिल करने की बात हो रही है। तो यही पूरा इशू है, यही पूरा कंसर्न है। हमने बात की कहाँ से शुरुआत की, हमने शुरुआत की लद्दाख के जो भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं उससे। सोनम वांगचुक जी ने 21 दिन का अनशन रखा हुआ था, बिल्कुल भूख हड़ताल पे थे वो। उसके बाद उन्होंने उसको 1-2 दिन के लिए ब्रेक किया था और अभी फिर से वो कह रहे हैं कि अगर इस इशू पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो वो क्या करेंगे, फिर से अनशन पे बैठ जाएंगे। तो ये पूरा प्रोटेस्ट है। लद्दाख में जो मामला चल रहा है उसमें उन्होंने अपने पॉइंट्स क्या रखे हैं। सबसे पहली तो बात ये रखी है कि हाउ हैज़ द फॉर्मेशन ऑफ यूटी अफेक्टेड द डिसीजन मेकिंग पावर्स लद्दाख। तो बोला गया है कि 2019 के बाद से जब से यूटी बना है कश्मीर और लद्दाख, तो कश्मीर में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है लेकिन यूटी में काम नहीं हो रहा है। दूसरी बात जो मैंने गवर्नर वाला फैक्टर बोला कि गवर्नर वहाँ की नहीं है, वहाँ की लोकल समस्याओं को वो नहीं समझ पा रहे हैं, ना ही उस पर वो बहुत ज़्यादा ध्यान दे पा रहे हैं। दूसरा जो है बात बोली गई है, व्हाट आर द रिसोर्सेज ऑफ लोकल व्हाट आर द प्रेशर्स ऑन लोकल रिसोर्सेज। तो इसमें बात की गई है। दूसरा कंसर्न इन्होंने बोला है व्हाट आर द प्रेशर्स ऑन लोकल रिसोर्सेज। इसमें बात की गई है कि 2022 अगर आप 19 के बाद में देखेंगे तो लद्दाख में जो अभी तक 2022 तक जो है टूरिज़्म बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे बढ़ा है। और टूरिज़्म बढ़ने का क्या परिणाम हुआ है कि 2022 में जब से पर्यटन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उसके बाद से क्या हुआ है कि वहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं बर्डन पड़ रहा है। तो एक मुद्दा ये भी है। और ये सब जब रिसोर्सेज के ऊपर में बर्डन पड़ता है तो उसका क्या होता है, कहीं ना कहीं जो क्लाइमेटिकल बहुत ज़्यादा ही इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो ये बात दूसरी कंसर्न ये रेज की गई है। साथ के साथ इसमें बोला गया है कि जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो थ्रेट आए हैं लद्दाख में वो क्या हुए हैं कि 2010 के बाद से अगर अभी देखा जाए तो जो वहाँ पर लैंडस्लाइड वाली घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं, बर्फ़ यानी कि ग्लेशियर का पिघलना बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट लेवल पे हो रहा है। तो ये सारे जो मुद्दे हैं, इन सारी समस्याओं को लेकर के कोई भी गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल कोई भी मेजर्स नहीं ले रही है। इस वजह से पूरा ये मुद्दा चल रहा है। तो जो भी है एडिटोरियल था उसमें क्या बात की गई है, एक तो प्रशासन के लेवल पे बात की गई है कि क्या कमियां हैं, दूसरी बात की गई है रिसोर्सेज को लेकर के, साथ के साथ तीसरी बात की गई है क्लाइमेट चेंज को लेकर के। ये 3 कंसर्न है मेनली लद्दाख और वहाँ के सिटीजन्स का, जिसकी वजह से ये पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है। काफ़ी टाइम के बाद इसको किसी न्यूज़ ने कवर किया है और इसको बहुत जल्दी ही कवर करना चाहिए था। बहुत समय से ये मुद्दा चल रहा है। फिलहाल अभी इस पर किसी ने अपना एक एडिटोरियल लिखा है द हिंदू में। तो इसमें जो बात चल रही है 6 शेड्यूल में शामिल करने की, तो हम क्या देखेंगे, 6 शेड्यूल से रिलेटेड जो भी हमारे फैक्ट्स हैं उसको हम देखेंगे, क्योंकि ये संविधान में जीएस पेपर 2 में आपको क्या है जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला टॉपिक है वहाँ से ये प्रश्न बनता है। तो हम देख लेंगे इसको। और प्रीलिम्स में भी इस तरीके के प्रश्न आपके बनते हैं। प्री वाई क्यू आप हमेशा देखा करिए, एग्ज़ाम बहुत पास है। और अब आपको प्रीवियस ईयर में भी देखना चाहिए, टेस्ट सीरीज़ भी लगानी चाहिए, साथ के साथ में आपको बिल्कुल पीटी ओरिएंटेड बहुत अच्छे से पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो हम देख लेते हैं कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में क्या है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में मैंने स्टार्टिंग में बताया कि 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 4 राज्यों को क्या किया गया, शामिल किया गया है। और ये कैसे राज्य हैं जो जनजातीय बहुल यानी कि ट्राइबल ज़्यादा है, यहाँ पर ट्राइब्स बहुत ज़्यादा हैं, तो ये ट्राइबल एरिया है। और इन 4 राज्यों को फिलहाल 6 शेड्यूल में शामिल किया गया है। अब मांग हो रही है लद्दाख के द्वारा कि क्या किया जाए, यहाँ पर अब लद्दाख को भी शामिल किया जाए। ऐसे क्या प्रोविजंस है यहाँ पे जिसकी वजह से लद्दाख इसकी मांग कर रहा है। तो देखिए अनुसूची के प्रावधान में क्या है, संविधान के अनुच्छेद 244(2) और अनुच्छेद 245(1) के तहत क्या है, कुछ प्रावधान दिए गए हैं 6ठी अनुसूची के राज्यों को। क्या प्रावधान दिए गए हैं, इसमें महत्वपूर्ण प्रावधान ये है कि वहाँ पर स्वायत्त जिले होंगे और स्वायत्त क्षेत्रों के रूप में उसको प्रशासन किया जाएगा। मतलब कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, ट्राइबल ग्रुप्स हैं, उनको क्या होगा, स्वायत्तता होगी अपने प्रशासन को संभालने के लिए। उसके लिए एक बोर्ड बनाया जाता है। इन 6 शेड्यूल्स वाले जितने भी स्टेट होते हैं वहाँ पे एक बोर्ड बनाया जाता है। ऑटोनोमस जो बोर्ड होता है, गवर्निंग बोर्ड होता है, वो क्या करता है, पूरे वहाँ पर प्रशासनिक काम संभालता है। तो वैसे ही अब 6 शेड्यूल में लद्दाख को शामिल करने की बात की जा रही है। यहाँ पर क्या होता है, राज्य के जो राज्यपाल को स्वायत्त जिलों और स्वायत्त क्षेत्रों की प्रशासनिक इकाइयों के रूप में क्षेत्र या क्षेत्र निर्धारित करने का अधिकार होता है। तो दूसरी बात ये होती है कि 6 शेड्यूल में जो भी क्षेत्र शामिल होते हैं वहाँ पे राज्यपाल को ये अधिकार होता है कि वो क्या करे, वहाँ के कुछ रीजन को स्वायत्त क्षेत्र के रूप में घोषित कर सकता है। तीसरी पॉइंट इसमें क्या होती है कि राज्यपाल के पास एक नया स्वायत्त जिला या क्षेत्र बनाने का साथ के साथ में
में क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र या फिर किसी स्वायत्त जिले को नाम बदलने की भी शक्ति होती है। तो जो भी पॉइंट्स यहाँ पर बताए जा रहे हैं वो आपको क्या है एग्जाम में फैक्ट वाइज 1, 2, 3 स्टेटमेंट वाइज ऐसे ही प्रश्न आपको मिलेंगे। तो पहली बात तो हमने ये की कि 6 शेड्यूल में जो राज्य शामिल होते हैं उनके लिए ऑटोनॉमस एक गवर्निंग बॉडी होती है। साथ के साथ राज्यपाल को ये अधिकार होता है कि वो कुछ क्षेत्रों को वहाँ पे स्वायत्त शासी क्षेत्र घोषित करे। तीसरा ये है कि वो चाहे तो किसी क्षेत्र को बना भी सकता है या उसके नाम में परिवर्तन भी कर सकता है। ये अधिकार राज्यपाल की होता है उस क्षेत्र के लिए। उसके बाद क्या होता है, मूल रूप से 2 भाग में उसको बांटा जाता है, भाग ए और भाग बी। और वर्तमान में क्या किया गया है, इन भागों में कुछ शामिल हुए हैं। देखिए जैसे कि भाग 1 में क्या है, असम शामिल है। भाग 1 में कौन कौन से असम के ज़िले हैं, उत्तर कछार हिल्स जिला है, हालोंग, कार्बी एंगलोंग, ये सारी चीज़ें हैं। तो भाग 2 में कौन है, मेघालय वाला क्षेत्र है। ये इतना नहीं पूछा जाएगा कि कौन से क्षेत्र शामिल हैं, लेकिन ये है कि भाग 1 में असम है, भाग 2 में मेघालय है, भाग 1 में त्रिपुरा है, भाग 3 में मिजोरम है। इस तरीके से कुल 4 जो है वो भागों में बांटा गया है फिलहाल में। और भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में क्या है, तो बात हमने कर ली है कि 4 जो राज्य हैं वो इसमें शामिल हैं। तो हमने देखा लद्दाख का इशू शुरू किया था हमने, बहुत टाइम से ये मुद्दा चल रहा है, क्लाइमेट से रिलेटेड है इसलिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात 6 शेड्यूल से रिलेटेड है सारा मुद्दा, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी के लिहाज से ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमने जो भी टॉपिक है एडिटोरियल में डिस्कस किया, क्या कंसर्न है वहाँ के लोगों का, और दूसरी बात हमने अपने एग्जाम के लिए जो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट था वो फैक्ट भी हमने यहाँ पर देख लिए। अब एक छोटी सी नई सी न्यूज़ आई है, ये क्या है कि टीम लेड बाय PRL अहमदाबाद फाइंड्स ओजोन ऑन जुपिटर मून। तो जुपिटर पे जो है वो बृहस्पति पे क्या है, बृहस्पति के चांद पर SO2 और ओजोन की खोज की गई है। ओजोन क्या होता है, जब ऑक्सीजन के 3 अणुओं को मिला दिया जाता है तब क्या बनता है, O3 बनता है। O3 को क्या कहते हैं, ओजोन। और ओजोन क्या करता है, जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं उससे हमारी क्या करता है, रक्षा करता है। तो अभी जो है जुपिटर का मून है एक, उसके ऊपर में इस ओजोन की खोज की गई है। तो ये कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो न्यूज़ नहीं थी, बस ये हमारे अवेयरनेस के लिए थी कि जुपिटर पे खोजा क्या है। अगर वन लाइनर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए प्रश्न कि किसके चांद पर अभी हमने ओजोन की खोज की है, तो वो होगा जुपिटर। अगली जो स्कीम है पॉलिटिकली ज़्यादा है, इसमें कांग्रेस गवर्नमेंट ने बात की है। अब कल हमने देखा था कच्चतीव आइलैंड से रिलेटेड, जब मोदी गवर्नमेंट जी ने PM ने क्या किया था, कांग्रेस की गवर्नमेंट के ऊपर ये एलिगेशंस लगाए थे कि 1974 में अगर इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने श्रीलंका को वो आइलैंड नहीं सौंपा होता तो आज हम कॉन्फ्लिक्ट में ना होते। लेकिन अभी आज जो फिलहाल क्या किया है, अब कांग्रेस को काउंटर तो करना ही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है इलेक्शन के टाइम पे। तो कांग्रेस ने ये बोला है कि राइज इन डिमांड फॉर मनरेगास पॉइंट टू फेलियर ऑफ गवर्नमेंट। इसमें बात की गई है कि अगर मनरेगा के थ्रू जो डिमांड बढ़ रही है काम की, तो कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट का फेलियर है। तो क्या बात की गई है, रिएक्टिंग टू द लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स ऑफ द फ्लैगशिप rural employment guarantee scheme showing that demand for work is more than the pre-pandemic level and on a steady rise। तो अभी बात की गई है कि जो प्री पेंडेमिक हमारा जो टाइम था, यानी कि कोविड से पहले जो टाइम था, उसकी तुलना में अगर आज देखा जाए तो मनरेगा से रिलेटेड जो भी मामले हैं, उनके जो रोज़गार है उनके डिमांड में वृद्धि हुई है। पहली बात तो ये की गई है, और इसको बोला है कांग्रेस गवर्नमेंट ने कि ये वृद्धि कहीं ना कहीं दिखाती है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में लूप होल हैं, गवर्नमेंट जो है फेल हो गई है रोज़गार देने के मामले में। इस वजह से मनरेगा के थ्रू लोग दिहाड़ी मजदूरी करने पे क्या हो गए हैं, मजबूर हो गए हैं। तो ये तो पॉलिटिकल एंगल है जो भी आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, लेकिन हमें हमारे इस एग्ज़ाम के लिहाज से यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट है, ये जो मनरेगा स्कीम है ये इंपॉर्टेंट है। मनरेगा जो आपके एग्ज़ाम होते हैं उसमें PT में भी स्कीम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मनरेगा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा मनरेगा के बारे में देख लेते हैं कि क्या बात है। तो मनरेगा क्या है, मनरेगा एक उद्देश्य है, क्या करता है, इसमें जो भी रोज़गार की है गारंटी दी जाती है, यानी कि कोई भी व्यक्ति है जो कि काम करना चाहता है। वर्किंग एज कौन सी होती है, हमने बात कर ली है पिछले क्लासेस में कि 15 to 59 एज ग्रुप के जो लोग होते हैं जो कि काम करना चाहते हैं वो वर्किंग ग्रुप में आते हैं। और ये जब डिमांड करते हैं रोज़गार की, तो उनको रोज़गार की गारंटी देने के लिए ये मनरेगा आया था। इसका फुल फॉर्म क्या है, हिंदी में इसको कहते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। तो 2005 में मनरेगा जो अधिनियम आया उसमें क्या किया गया, बाद में बदलाव करके नाम उसका बदल दिया गया, और फिर वो हो गया महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण
ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। तो नाम में परिवर्तन हो गया। आया कब था ये? 2005 में आया था। इसमें काम क्या किया जाता है? लोगों को रोजगार की सुरक्षा दी जाती है। इसमें क्या प्रोविजंस है कि 100 दिनों तक रोजगार दिया जाएगा किसी भी व्यक्ति को, और अगर 15 दिन के भीतर पहले तो रजिस्टर कराना होता है इंसान को, जो भी व्यक्ति काम करने का इच्छुक है, और 15 दिन के भीतर अगर रोजगार नहीं मिला इसके तहत तो क्या करना होता है? गवर्नमेंट को कंपनसेट करना होता है। तो ये एक अच्छी स्कीम है जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, एक तरीके से बाध्य है रोजगार देने के लिए, और रोजगार किसी व्यक्ति की आजीविका को चलाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 2005 में इसको शुरू किया गया। विश्व के सबसे बड़े रोजगार गारंटी कार्यक्रमों में से एक है हमारा ये रोजगार कार्यक्रम। इसमें क्या किया जाता है? न्यूनतम वेतन पर सार्वजनिक कार्यों में इनको लोगों को लगाया जाता है। सार्वजनिक कार्य करने का मतलब है कि अगर कोई गवर्नमेंट होती है किसी एरिया में, किसी गांव में नालियां बना रही है, सड़क बनवा रही है, या कोई भी ऐसे भवन वगैरह बना रही है, पब्लिक जो काम जो पब्लिकली यूज़ में आने वाला है, सार्वजनिक संपत्ति के रूप में यूज़ में आने वाला है, तो ऐसे क्षेत्रों में क्या किया जाता है? मनरेगा के तहत काम दिया जाता है। तो ये क्या है? न्यूनतम वेतन पर सार्वजनिक कार्यों से संबंधित जितने भी काम होते हैं उनमें मनरेगा के लिए जो है वो काम दिया जाता है। और हमने पहले ही बात की कि जब भी अनुरोध होगा किसी भी वयस्क के द्वारा, किसी भी व्यक्ति के द्वारा, तो 15 दिनों के भीतर काम देना क्या है? कंपलसरी है। और इसमें क्या है, जो महिलाएं होती हैं उनको ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। और अभी भी आप अगर देखेंगे डाटा उठा करके तो मनरेगा में सबसे ज़्यादा आपको महिलाएं ही इन्वॉल्व मिलेंगी, क्योंकि उनके लिए आसान होता है, घर के पास ही उनको जॉब मिल जाती है और दिन भर जा करके वो काम करके अपने बाकी सारे काम को भी कर पाती हैं। अभी कुछ टाइम पहले एक इशू जो क्रिएट हुआ था मनरेगा से लेकर के ही, कि मनरेगा को जो है जिसमें अटेंडेंस है उसको डिजिटलाइज करने की बात की जा रही थी। तो एक कंसर्न ये भी उठा था कि अगर डिजिटलाइज कर दिया जाएगा मनरेगा को, तो कई महिलाएं ऐसे होती हैं जिनको टेक्नोलॉजी का बहुत ध्यान नहीं होता। गांव में दूर दराज में जो लोग रहते होते हैं वहां पर तो पुरुष ही बहुत मुश्किल से सीख पाते हैं कि कैसे मोबाइल को या टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है। तो वैसे एरियाज़ में क्या होता है, अगर महिलाओं को भी इस तरीके से अटेंडेंस देनी पड़े तो क्या हो सकता है कि उनकी अटेंडेंस कई बार लगेगी नहीं, क्योंकि एक तो टेक्निकली उनको उतनी नॉलेज नहीं है, दूसरी बात है कई बार गाँव में नेटवर्क का इशू होता है। तो इससे क्या होगा, उनके पैसे पर, उनकी सैलरी पर एक इफेक्ट पड़ेगा, नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो ये कंसर्न बहुत टाइम से उठ रहा था। फिलहाल हमने बात की मनरेगा के बारे में। अब इसकी थोड़ी हिस्ट्री क्या है, पीवी नरसिम्हा राव जी के टाइम पे इसको लाने की बात की गई थी, और नरसिम्हा राव ने 2006 में क्या किया था, संसद के अंत में इसको स्वीकार करवाया था, और तब से लेकर के ये पूरा सिस्टम चल रहा है। तो जो भी हमने यहाँ पर इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे उसको देख लिए। अब चलते हैं हम अपने अगले इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ। ये क्या है, साइंस से रिलेटेड है। ये आपके जीएस पेपर 3 में साइंस वाले सेक्शन में मिलेगा। तो साइंस में ये हवाना सिंड्रोम के बारे में बात की गई है। हवाना सिंड्रोम क्या है, अभी यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, तो यूएसए की एक रिपोर्ट आई है, उसमें बोला गया है कि रशिया के द्वारा कहीं ना कहीं लिंक दिख रहा है हवाना सिंड्रोम से। अब हवाना सिंड्रोम आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंस में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो हवाना सिंड्रोम क्या होता है? हवाना सिंड्रोम एक तरीके की जो माइक्रोवेव्स रेडिएशन छोड़ी जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, किसी व्यक्ति के मानसिक स्थिति पे बहुत ज़्यादा उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। इंसान क्या हो, मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, उसको कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं, उसको कुछ मानसिक विकृतियाँ होने लगती हैं। तो हवाना सिंड्रोम जो है वो यहाँ से ईजाद हुआ। हवाना सिंड्रोम की हिस्ट्री क्या है कि 2016 में क्यूबा का जो हवाना है वहाँ पर क्या हुआ था, इस तरीके से जो यूएस के यानी कि अमेरिका के जो राज कहना चाहिए दूतावास में जो लोग थे, जो राजनयिक थे, उनको क्या हुआ, इस तरीके की कुछ बीमारी, कुछ सिम्टम्स दिखाई दिए। कहाँ पर ये पूरी बात हो रही है, क्यूबा में। क्यूबा में 2016 में जो अमेरिका के लोग काम कर रहे थे वहाँ की एम्बेसी में, तो वहाँ पे कुछ ऐसे अमेरिकन थे जिनको ये सिम्टम्स दिखाई दिए, मानसिक रूप से उनको कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगी। उस टाइम पे यूएसए ने एलिगेशंस लगाए कि क्यूबा ने कोई ऐसा हथियार जो है वो छोड़ा है, रेडिएशंस ऐसी छोड़ी है जिसकी वजह से यूएसए के लोगों पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। तब से ये जो पूरा मामला है वो रेज हुआ और तब से ये नई तरीके की बीमारी ईजाद हुई। और क्यूबा का हवाना के क्षेत्र में था, इसलिए इसका नाम दिया गया हवाना सिंड्रोम। तो ध्यान रखिएगा, अगर कभी एग्जाम में आपसे बन जाए ये क्वेश्चन कि हवाना सिंड्रोम क्या है, तो एक तरीके से मानसिक रूप से विकृत कर देने वाली ये बीमारी है। 2016 में ये पहली बारी क्यूबा में देखी गई थी और उसके बाद से क्या है, अभी फ़िलहाल जो रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है उसमें भी रशिया के द्वारा इसके यूज़ होने की बात कही गई है। ठीक है, तो ये हुई न्यूज़। अब चलते हैं हमारे अगले न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ क्या है कि डेब्ट ट्रेड बैरियर्स पॉलिसीज रिस्क विल स्लो एशिया टू 2024 ग्रोथ।
इसमें वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है जिसमें बात की गई है कि जो एशिया में जो ग्रोथ हो रही है 2024 में, वो अगर विश्व की तुलना में देखा जाए तो कम है। विश्व के बाकी कंट्रीज़ हो गए जैसे कि यूएस हो गया या फिर यूरोपियन यूनियन की हो गया, मतलब यूरोप की अन्य कंट्रीज़ जो हो गई, अगर उनकी ग्रोथ को कंपेयर किया जाए और एशिया की ग्रोथ को कंपेयर किया जाए तो पोस्ट पेंडेमिक यानी कि कोविड के बाद से इनकी ग्रोथ में क्या हुई है, कमी आई है। रीज़न क्या बताया गया है, इसमें बात की गई है पहली बात तो कि सबसे पहले जो 2023 में ग्रोथ था इस क्षेत्र में वो 5.1% था, है ना, और 5.1% से अभी घट करके कितना हो गया है, 4.5% हो गया है। तो पहले तो आंकड़ों के माध्यम से दिखाया गया है कि कितनी की कमी आई है, पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि कारण क्या बताए गए हैं इस ग्रोथ में कमी की, तो कारण बताए गए हैं डेप्ट और साथ के साथ में ट्रेड बैरियर्स एंड पॉलिसी अनसर्टेनिटी, यानी कि ऋण की समस्या, साथ के साथ में व्यापार में जो बैरियर्स बाधाएं आ रही हैं, और दूसरा कई ऐसे एशिया के ऐसे देश हैं जिनकी पॉलिसीज़ में, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में क्या है, अनसर्टेनिटी है, मतलब कि उथल पुथल की बहुत स्थिति है। अब आप इंडिया में ही देख लीजिए, जो हमने कृषि कानून लेकर आए, बहुत टाइम तक प्रोटेस्ट चला, उसके बाद उसको वापस लेना पड़ा, कुछ उसमें मॉडिफिकेशन करना पड़ा। तो इस तरीके की जो अनसर्टेनिटी होती है उसकी वजह से क्या होता है, एशिया वाले रीजन में अभी जो ग्रोथ है वो बाकी देशों की तुलना में कम आकी गई है। तो ये पूरी बात है, वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है, इसमें बात की गई है। साथ के साथ में इसमें ये भी बताया गया है कि जो गुड्स एंड सर्विस में जो वृद्धि है वो क्या है, मात्र 0.2% हुई है 2023 की तुलना में अगर देखा जाए तो। ये सारी बात हो रही है ग्लोबल ट्रेड के लेवल पे, वैश्विक लेवल पे जो व्यापार हो रहा है उसमें अगर एशिया वाले रीजन के ट्रेड की, गुड्स एंड सर्विस की बात की जाए तो केवल 0.2% की ही ग्रोथ देखी गई है। साथ के साथ में कुछ बात की गई है चाइना के रिगार्डिंग भी, इसमें बात की गई है कि चाइना की कुछ पॉलिसीज़ ऐसी हैं जिसकी वजह से वहाँ पर हैम्पर हो रहा है, और ओवरऑल पूरी एशिया रीजन की बात की गई है। जिसका कारण क्या बताया गया है, वही आपका डेट हो गया, ट्रेड बैरियर्स हो गए, साथ के साथ जो गवर्नमेंट की अनसर्टेनिटी है पॉलिसीज़ को लेकर के। उसके बाद कुछ और भी चीज़ें बताई गई हैं जैसे कि टैरिफ हो गया, सब्सिडी हो गया, इन सब में जो छूट है या इन सब में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी की गई। जैसे चाइना में बात की गई कि इन्वेस्टमेंट रेट को बहुत ज़्यादा हाई कर दिया गया है, तो जब इन्वेस्टमेंट बहुत हाई हो जाता है तो कई बारी उससे भी मार्केट में मंदी आ जाती है, क्योंकि जो निवेशक है या इन्वेस्टर जो है वो क्या करेगा, बैंक से लोन लेने में एक बार को सोचेगा। इससे क्या होगा, जो इकोनॉमी है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है, तो फिर इन्वेस्टमेंट कम होने की वजह से जो व्यापारिक गतिविधियाँ हैं वो भी कम हो जाती हैं। तो इस वजह से बताया गया है कि जो वर्ल्ड बैंक ने बताया है एशिया वाले रीजन में अभी क्या हो रहा है, ग्रोथ कम हो रहा है, और उसका कारण क्या है, ये सारी चीज़ें। अब ये आप आंकड़े कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, आप अपने एग्जाम में इंडिया के पर्सपेक्ट में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया भी तो एशिया वाले रीजन में ही आता है और यहाँ पर बात हमारे रीजन की भी हो रही है। तो ये जो आंकड़े हैं, जब भी आपसे कभी पूछा जाए कि क्या कारण है जिसकी वजह से ग्रोथ में वृद्धि तो हो रही है पर वो वृद्धि कम है, तो कुछ इसके पॉलिसीज़ में जो इश्यूज़ हैं वो, साथ के साथ डेट है, टैरिफ है, सब्सिडी है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो क्या कर रही हैं, कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट कर रही हैं ग्रोथ को। तो ये थी आप आज की पूरी न्यूज़, और जो नॉन सब्सक्राइबर्स हैं उनसे अंत में हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि कृपया आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारी पहल अच्छी लग रही है तो नोटबुक आइज चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक्स के साथ। थैंक यू।